जय हिंद बच्चा। मेरी आवाज आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर है क्या? वॉइस क्लियर है तो एक बार बता दे। वॉइस क्लियर है एक बार कमेंट कर दें। क्या मेरी आवाज सही से पहुंच पा रही है? अगर मेरी आवाज सही है तो जल्दी से बताएं फटाफट। Am I audible to all? चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने आपको बात करनी है आपसे, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की हम बात करेंगे, है ना। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कुल 33 प्रॉब्लम्स है हमारे पास बुक में, और उन प्रॉब्लम्स को एक एक करके हम लोग देखते हुए चलेंगे और चीज़ें आसानी से हमें समझ में आ जाएंगी। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो चीज़ें आप समझते हुए चलना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं और आते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड along a straight line path, a force is not required to। तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझोगे। स्ट्रेट पाथ है, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ का मतलब ये हुआ सरल रेखा। तो सरल रेखा में कोई चीज गतिमान है, उसका v कांस्टेंट है, चाल नियत है। तो सरल रेखा में चाल और वेग दोनों एक ही होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसका वेग नियत है। तो फोर्स की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो फोर्स की जरूरत नहीं है कि उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भेजा सके, क्योंकि वेलोसिटी ऑलरेडी वहां पर जो है क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो कोई बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो वो बिकॉज ऑफ इनर्शिया सीधे आगे चलती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सीधे सीधे आपको मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो बात करते हैं अब आगे। वाइब्रेशन हो रहा है, डबल आवाज हो रही है, डबल आवाज हो रही है, एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार चेक करने दो बच्चे मुझे, है ना, ठीक है। एक बार मुझे चेक करने दो। अब बताएंगे, अब आवाज सही आ रही है मेरी? अब वॉइस क्लियर है क्या? अब वॉइस क्लियर है? एक बार कमेंट करेंगे अब आवाज आपको सही आ रही है? बताइए। आवाज सही आ रही है मेरी? हाँ अब सही आ रही होगी। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ मैन गेटिंग डाउन अ रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड बिकॉज। एक चलता हुआ आदमी जो है चलती हुई बस से जो है जब कूदता है, तो होता यह है कि जब हम चलती हुई बस से कूदते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा अपर पार्ट होता है, क्योंकि जब हम बस में बैठे हुए थे तो हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट था और जो लोअर पार्ट था वो दोनों के दोनों किस में थे, मोशन में थे। लेकिन जैसे ही आप कूदे तो इमीडिएटली क्या हुआ, इमीडिएटली आपके जो पाँव है, यानी कि जो आपका लोअर पार्ट है, वो लोअर पार्ट आ गया रेस्ट में और अपर पार्ट रहा मोशन में, ठीक है। यानी कि जो निचला हिस्सा है शरीर का वो एकदम स्थिर अवस्था में आ गया और जो ऊपरी हिस्सा है शरीर का
वो आपका मोशन में ही रहा, जिस कारण हम ये कह रहे हैं कि भाई वो गिर जाएगा। तो भाई इसका आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जाएगा बी। ध्यान से समझो, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अपर पार्ट ऑफ बॉडी continues to be in motion in forward direction while feet come to rest as soon as they touch the road। गति के जड़त्व के कारण शरीर का ऊपरी भाग आगे की दिशा में गतिशील रहता है, जबकि पैर जमीन को छूते ही स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, डुअल वॉइस अब नहीं आ रही होगी बच्चा, अब तो वॉइस क्लियर हो गई है, अब कहाँ से डुअल वॉइस आएगी। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न, जब कोई बस अचानक से इस तरह से घूम जाए, अचानक से इस तरह से घूम जाए, तो यात्रियों को बाहर की तरफ धक्का लगता है, ऐसा लगता है कि कोई बाहर की तरफ जो है पुश कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि जब हम टर्न लेते हैं, जब हम मुड़ते हैं, तो किसकी वजह से हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमें कोई सेंटर से बाहर की तरफ को धकेल रहा है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये दिशा का जड़त्व है। और इस अनुभव को, इस एक्सपीरियंस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, यानी कि जो अपकेंद्र बल है, ठीक है, अपकेंद्र बल की वजह से ऐसा लगता है। चलेंगे अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है कि इफ अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट द वुडन ब्लॉक अप टू 6 सेंटीमीटर, देन द एवरेज फोर्स इम्पोज्ड बाय द बुलेट ऑन द ब्लॉक इज। यानी कि एक 5 ग्राम की एक गोली है और वो 100 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चल रही है और लकड़ी के गुटके में 6 सेंटीमीटर तक धंस जाती है, तब गोली द्वारा गुटके पर आरोपित, ठीक है, औसत बल क्या होगा। तो आप सिंपल समझिए, सबसे पहले आप इसका ना एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन v माइनस यू स्क्वायर अपॉन कितना 2s। तो ये फॉर्मूला याद रखें, किसके लिए है, ये a के लिए है। तो अब आप देखिए, क्योंकि गोली आपकी अंदर धंस गई है, तो गोली अगर अंदर धंस गई तो फाइनल वेलोसिटी तो आपकी हो गई 0, तो u 0 हो गया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी 100, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100, ठीक है, और डिवाइड करना है किससे, 2s से। सो 2 और s कितना आपका 6 सेंटीमीटर, तो 6/100 करो भाई मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपका, देखो ऊपर देखो 200 है, तो 10 की, और नीचे से 100 भी जाएगा, तो माइनस 10 की पावर कितना 6 अपॉन कितना 12। इसको बचा के रखें अभी इसको सॉल्व ना करें। अब आपसे बोला गया है कि कितना फोर्स लगेगा, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू ma होता है, और कितने ग्राम की बुलेट है, 5 ग्राम की, तो 5 बटे कितना हो गया 1000, किलो में चेंज करो, और बस उस नेगेटिव साइन रिटार्डेशन को बताता है, तो इसीलिए आप उस चीज़ को छोड़ देंगे। तो 10 की पावर 6 हो गया इधर, और कितना हो जाएगा आपका ये 12, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 5000, ठीक है, अपॉन कितना 12। सो 5000 अपॉन 12 का मतलब कितना हो गया 2500 अपॉन कितना 6, तो 2500 अपॉन 6 करेंगे तो 416 आएगा लगभग, तो नियरली इसका आंसर आएगा बच्चा 417 न्यूटन। ठीक है, तो 417 न्यूटन इसका सही आंसर आएगा, 417। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, बहुत बढ़िया, IMS का चेला, बेटे कोई बात नहीं, बच्चे कम है तो क्या हुआ, हम आपको सीखना है ना, आप सीखते रहो, बच्चों से क्या लेना है भाई, 2 बच्चे भी देखेंगे तब भी हम तो इसी हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है, हमें बच्चों से कोई वो नहीं है कि बच्चा देख रहा है या नहीं देख रहा है, बच्चे कम देखें या ज़्यादा देखें, हम निरंतर इसी तरह से चलते रहेंगे। 4.7 नहीं आएगा बेटे, वो 417 आएगा, क्योंकि वो 2500 है बच्चा। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे देखिए क्या कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg स्टार्टिंग एट ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 with a speed of 10 meter per second, ठीक है, in the positive x direction is subjected to a constant force F is equals to 8 Newton towards a negative x direction। अब सिंपल देखिए, ध्यान से समझिएगा,
आप इस तरह समझिए कि भाई जो फोर्स है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऑब्वियस है कि भाई रिटार्डेशन होगा। ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में आपने बल लगाया तो वहाँ पर क्या होगा, मंदन। तो पहले मंदन निकाल लीजिए, रिटार्डेशन निकाल लीजिए। ए इज इक्वल टू होता है आपका एफ अपॉन एम, क्योंकि आपका एफ इज इक्वल टू एम ए, तो कितना कितना फोर्स है आपका, 8 न्यूटन का फोर्स है। और भाई कितना आपको जो है मास दिया गया वहाँ पर, तो मास आपको दिया गया कितना, 0.4। तो यहाँ 0.4 से आप डिवाइड कर लीजिए उसको, ठीक है। तो भाई ये कितना आएगा आपका, ये आएगा माइनस का, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस का कितना, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया कि 25 सेकंड के टाइम पर उसका जो है पोजीशन क्या होगा, उसकी पोजीशन के बारे में पूछा क्या। लाइक भी कर दो भाइयों, ठीक है, लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो इस चैनल को, ठीक है। इस चैनल में अपडेट्स आएंगे अभी और आगे, तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो आपके 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं अभी, तो उनके लिए अभी फ्री क्रैश कोर्स भी इसी चैनल पे आने वाला है, ठीक है। तो अब आप लगाओ फॉर्मूला, देखो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो यू टी और प्लस कितना हो जाएगा आपका, हाफ AT का स्क्वायर, क्योंकि आपसे पोजीशन मांगी। तो बच्चा u कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो भैया 10 हो जाएगा। टाइम कितना बोला उसने, 25 सेकंड के बाद बोला है, ठीक है। a आपका माइनस है तो -1/2, a आपका कितना हो जाएगा 20, माइनस रख दिया मैंने a की वैल्यू, ठीक है। और 25 × 25 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा 250, ये तो 250 हो गया, और माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6250। तो सॉल्व करने पाएगा माइनस का 6000, ठीक है, 6000। सो -6000 मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बात करें, थैंक यू बेटा। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी of mass 20 kg decreases from 20 meter per second to 5 meter per second in a distance of 100 meter. The force on the body. देखिए जब भी आपसे बोले ना कि वेलोसिटी इतने से इतने में हो गया है, तो यानी कि आप ना उसका एक्सेलरेशन निकाल लिया करो, ठीक है। क्या निकाल लिया करो भाई, उसका एक्सेलरेशन। तो ए निकाल लो बच्चे इसका, ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी बेटा, अंतिम वेग। अंतिम वेग जो है आपका हो गया है कितना भाई, 20 से कितना हो जाता है, 20 से आपका 5 हो जाता है, ठीक है। 20 से कितना होता है 5, तो ये होता है बच्चे v² - u² / 2s। बच्चा ये सिर्फ इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन है, गति का तीसरा समीकरण। तो v रखेंगे बच्चा, 5 हो गया तो 25 हो गया, माइनस u कितना है बच्चा, 20 दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 400 हो गया, अपॉन कितना 2s। s कितना दिया हुआ है, कितने मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है, तो बाई कितना हो गया 100। तो ये हो जाएगा -375 अपॉन 2 × 100। अब इसको सॉल्व मत करो, अब क्योंकि फोर्स पूछा उसने F, तो कितना बॉडी है, 20 किलो का बॉडी है, तो माइनस तो आएगा a की वजह से -20, और a कितना बच्चे, वो -a की वजह से, ठीक है। 375 अपॉन 2 × 100, तो कुछ नहीं हुआ, तो 0 से पहले 0 उड़ाओ, 2 से पहले ये 2 उड़ा दो, तो भाई कितना बचा, ये बचा -37.5 न्यूटन, ठीक है। तो -37.5 न्यूटन आपका आंसर आ चुका है। सी इसका आंसर होगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच फॉर्मूला इज ट्रू। देखो न्यूटन ने कहा था कि F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है आपका dp/dt, और P होता है आपका कितना, P होता है आपका mv, P होता है आपका mv, और ये हो जाएगा आपका dt। तो कौन सा स्टेटमेंट अच्छा है, न्यूटन के हिसाब से सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। आप mdv/dt तभी कह सकते हैं बच्चे जब m कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बड़ा आसानी से समझो जरा। क्वेश्चन नंबर 8 जितना आपको लग रहा है उतना मुश्किल जो है क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये बोला है कि एक पर्सन है जो कि 60 kg का है, और वो एक लिफ्ट के अंदर बैठा है जिसका मास कितना है 940 किलोग्राम है, ठीक है।
कह रहा है कि प्रेसेस द बटन ऑन कंट्रोल पैनल। अब सिंपल देखो लैंग्वेज तो लिखी गई है, ये देखो कि एक लिफ्ट है आपके पास, है ना, ये लिफ्ट है आपके पास, और लिफ्ट में ये रस्सी से बंधी हुई है लिफ्ट, ऐसे केबल से। अब इसके अंदर 60 किलो का आदमी है और 940 किलो की खुद लिफ्ट है, तो भाई 1000 किलो की हो गई ना लिफ्ट, तो 1000 किलो की यानी कि 1000 केजी हो गया। तो 1000 जी जो है नीचे की तरफ काम करेगा, वेट 1000 जी कैसे काम करेगा, नीचे की तरफ। और टेंशन यानी कि तनाव कैसे काम करेगा, टेंशन काम करेगा टी ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, टेंशन टी कैसे काम करेगा, टेंशन टी जो है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। अब सिंपल सी बात समझो कि 1000 जी अगर नीचे की तरफ लग रहा है और टेंशन टी ऊपर लग रहा है, लेकिन उसने बोला कि जो लिफ्ट है ना, वो लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से 1.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रही है। लिफ्ट किधर जा रही है, ठीक है, लिफ्ट जा रही है आपकी 1.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की लिफ्ट से ऊपर जा रही है। तो बोल रहा है कि बताइए, ठीक है, जी को अगर आप 10 ले लेंगे तो बताइए, आप कह रहा है कि टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। याद रखो, जिन्होंने इन सब चीज़ों को जो है ध्यान से नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, उनको आपको जो है ध्यान से समझना होगा कि जब भी कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाती है, जब भी कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, तो ऊपर वाला जो फोर्स होता है वो बड़ा होता है और नीचे वाला जो फोर्स होता है वो कम होता है। अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही होती तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होता है और ऊपर वाला फोर्स क्या होता, कम होता। तो एफ नेट कितना हो जाएगा यहाँ पे, एफ नेट फोर्स होगा यहाँ पर कितना, टी माइनस कितना 1000 जी आप लिख देंगे यहाँ पर। अब नेट फोर्स बच्चा होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना हो गया आपका, मास तो आपको 1000 दिया हुआ है और एक्सेलरेशन कितना दिया आपको 1 दिया हुआ है, और टी माइनस, और बच्चे ये हो जाएगा 1000 इंटू 10। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू कितना, टी माइनस, और बच्चे ये कितना है 10,000 है, ये कितना है 10,000। तो टी की वैल्यू सीधे आपको मिल रही है यहाँ से 11, ठीक है, 11,000 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। अब मान लो इसी क्वेश्चन में अगर वो बोल दे, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में वो ये बोल दे, क्या बोल दे कि भाई लिफ्ट अगर नीचे आ रही है, तो लिफ्ट अगर नीचे आती है तो आप याद कर लेंगे, ठीक है, कि आपका हमेशा वैल्यू जो है क्या आएगा, वो फिर आप 1000 जी माइनस टी करेंगे। अब इसका कोई शॉर्टकट तरीका बच्चे पूछते रहते हैं बार बार कि सर इसका कोई तरीका बताओ जिससे कि ये जल्दी से आप आंसर निकाल पाएँ। तो देखो, जल्दी से आंसर निकालने के लिए याद रखेंगे, जब भी लिफ्ट नीचे जाएगा, ठीक है, तो इसका हम शॉर्टकट टेक्निक आपको दे देते हैं। ठीक है, शॉर्टकट नहीं है, वो बना इसी से है, वो नाम रखा हुआ है लोगों ने शॉर्टकट, ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि मेन रिजल्ट तो आपको ऐसे ही बनेगा। देखो याद कर लो, अब याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये लो याद करने का तरीका बता देता हूँ। लिफ्ट वाला केस देखो, जब भी लिफ्ट जो है नीचे से ऊपर जाएगी, मतलब नीचे से लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो टी की वैल्यू आपने निकाली, वो टी की वैल्यू में क्या हुआ, जो आपका mg था उसमें आपका a ऐड हो गया। ठीक है, यानी कि आप इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं कि जब लिफ्ट ऊपर जाए तो टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी mg प्लस a आएगी। कितनी आएगी, mg प्लस a। और ये जो टी है, ठीक है, ये ही फॉर्मूला सेम कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं जब मैन का वेट पूछता है, जब लिफ्ट में बैठे आदमी का भार आपसे पूछा जाएगा, तब भी आप r इज इक्वल टू एम जी प्लस ए लगा सकते हैं। तो ये कब के लिए है, जब नीचे से ऊपर जा रहा हो। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो आप t का वैल्यू आप रखेंगे क्या रखेंगे, एम जी माइनस ए। ये याद रखना, अगर ये बात आपको याद है तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस इसमें रख दो। देखो a कितना दिया होता 10 और g कितना है 10, a कितना दिया होता 1, तो कितना हो गया 11, और आपको कितना दिया था 1000, उसका मास हो जाएगा, तो 11,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको जो है ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। चलो आगे चलो भाई, अगला कॉन्सेप्ट देखिए। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, ये जो मैंने बोला है उसको भूलना मत। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ब्लॉक है आपके पास, ये थोड़ा अच्छा सवाल है बच्चे, ये थोड़ा दिमाग के फिल्टर आपके खोलेगा। ये इंक्लाइन प्लेन है, इस तरह से एक आनत तल कहते हैं हिंदी में इसको, इंक्लाइन प्लेन इस तरह से है, और इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक रखा है, एक बॉडी रखी है। तो एक बॉडी हम लोग यहाँ रख देते हैं, ये बॉडी मैंने रख दी, ठीक। जो FBD है वो याद करेंगे, FBD बोले तो फ्री बॉडी डायग्राम। क्वेश्चन में बोला कि अगर हम इस पूरे सिस्टम पर एक फोर्स लगाएं, मान लो हम इस तरह से इस पर एक फोर्स लगाने का क्या मतलब होता है, फोर्स लगाने का मतलब होता है एक्सेलरेशन देना, ठीक है, याद करो, फोर्स लगाने का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन देना। तो एक्सेलरेशन दे रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि कितना, तो कह रहा है कि ब्लॉक जो है कितना फोर्स लगाएगा किस पर, इस छोटे से मास पर, ताकि ब्लॉक जो है नीचे की तरफ ना फिसले। देखो सबसे पहले याद रखेंगे जो mg है आपका, mg आपका हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा। इस डायग्राम को देखो, और क्योंकि ब्लॉक को देखो आपने लेफ्ट की तरफ जब पुश किया ना बच्चा, तो एक फोर्स उस पर ऐसे काम करने लगा ma, याद रखिए, ड्यू टू ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया के कारण एक फोर्स ऐसे काम करेगा। अब मान लो ये वाला एंगल कितना आपका थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा। मैं इस डायग्राम को अलग से यहाँ बनाता हूँ, अलग से समझने की कोशिश करो। ये आपका एक छोटा सा पॉइंट हो गया, ठीक है, इस छोटे से बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है भाई, इधर की तरफ आपका ma लग रहा है, ठीक है, ड्यू टू ऑफ इनर्शिया, ये ma हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका कितना mg, ठीक है। और बच्चे ये अगर बीच में लाइन खींचोगे तो ये वाला एंगल आएगा आपका थीटा, तो बच्चे ये होगा आपका mg cos ऑफ थीटा। और बच्चे ये कितना आएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आएगा आपका mg sin थीटा। ये देखो ये ड्राइंग जो बना रहा हूँ ना बच्चे, इसको याद रखना है। और अगर आप ma को रिजॉल्व करोगे तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा, ठीक है। तो भाई ये वाला कितना हो जाएगा आपका ये वाला इधर की तरफ, ये हो जाएगा आपका ma cos थीटा, ये हो जाएगा आपका ma cos थीटा, ठीक। और नॉर्मल रिएक्शन यानी कि लंबवत क्रिया क्या होगी आपकी, r हो जाएगी। और ma sin थीटा किधर आएगा, ma sin थीटा, और ma sin थीटा आएगा mg cos थीटा की डायरेक्शन में। तो ये FBD आपको पूरी तरह से याद करनी है, ठीक है। पहले बेसिक समझा दो बेटे, क्लास में ये चीज़ जो है बता रखी, नहीं समझ में आएगा ये वाला तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम है। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r, ठीक है, r इज इक्वल टू कितना होगा, r जो होगा वो होगा mg cos थीटा और प्लस कितना आपका ma sin थीटा होगा। लेकिन आपको सारे ऑप्शन में तो a तो है नहीं कहीं पर, तो a निकालने के लिए क्या करोगे, ध्यान से देखो, हम कह सकते हैं कि जो mg sin थीटा है डायग्राम के हिसाब से उसने ma cos थीटा को बैलेंस कर डाला। किसको बैलेंस कर डाला, ma cos थीटा को बैलेंस कर दिया, किसने, mg sin थीटा ने। अगर ऐसा है तो आपकी वैल्यू क्या क्या मिल जाएगी आपको, m से m काटिए फटाफट, m से m काटिए। मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि जो आपका mg sin थीटा है वो बराबर है किसके, ma cos थीटा के बराबर है। तो m से क्या हुआ आपका m कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी g sin थीटा अपॉन cos थीटा। बेटे इस a को कहाँ रख दीजिए, इस a को आप यहाँ रख दीजिए, इस a को आप यहाँ रख दीजिए। जैसे ही आप इस a को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर और सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके देखिए सब लोग, तो आपका आंसर आएगा mg अपॉन cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री है ये, तो आप mg कॉमन ले लेना और वो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ऊपर 1 बच जाएगा, तो आंसर आएगा आपका mg cos थीटा, ठीक है। चलो आगे समझो आप। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि फॉर ऑर्डिनरी, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एक्सपेरिमेंट द ऑब्जर्वर इज इन एन इनर्शियल फ्रेम इन द फॉलोइंग केस। सामान्य आकाशीय प्रयोगों के लिए निम्नलिखित तथ्यों में प्रेक्षक एक जड़त्वीय तंत्र में होगा। देखो इनर्शियल फ्रेम के लिए क्या जरूरी है, इनर्शियल फ्रेम के लिए ज़रूरी है कि एक्सेलरेशन का होना, जीरो होना बहुत ज़रूरी है, ये बात याद करेंगे। जिस फ्रेम में कोई भी आदमी है ना, फ्रेम कहते हैं किसी सिस्टम को, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को,
तो उस सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 होना जरूरी है। अब देखो, अ चाइल्ड रिवॉल्विंग इन अ जाइंट व्हील, इसमें तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन देखो, अ पायलट, इसमें भी 0 नहीं होगा। अ साइक्लिस्ट नेगोशिएट अ शार्प कर्व, इसमें भी 0 नहीं होगा। अब बी ऑप्शन को ध्यान से देखो आप, अ ड्राइवर इन अ स्पोर्ट कार मूविंग विद कांस्टेंट हाई स्पीड, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है ऑन अ स्ट्रेट रोड, सीधी सड़क पर। तो सीधी सड़क पर स्पीड और वेलोसिटी सेम होती हैं, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन 0 है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, चलो क्लियरली समझ में आ रहा है। देखो, शक्ति बैच वाले जितना समझ में आ रहा है उतना सीखो। ठीक है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो चीज़ मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, जो चीज़ समझ में आ रहा है उस चीज़ को समझते चलो। जो बात आपको समझ में आ रही है, जो बात आपको प्रॉब्लम कर रही है उसको नोट कर लो, सर्कल कर लो। ठीक है, मैं आराम से इस चीज़ को समझा दूंगा। ठीक है, ऐसे कियोस्क होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको जितनी बात समझ में आ रही है, ऐसा तो है नहीं कि पूरा बिल्कुल 0 समझ में आ रहा होगा भाई, कुछ बात तो समझ में आ रही होगी ना। जितनी बार, ठीक है, जितनी बात आपको समझ में आ रही है उतनी बात आप याद कर लो। जो बात आपको समझ में नहीं आ रही है वो बात मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, जितनी बात समझ में आ रही है, ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन का आंसर, उस क्वेश्चन के आंसर की एक्सप्लेनेशन की जितनी बात समझ में आ रही है उतनी तो एटलीस्ट याद करो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का जो है मैं दोबारा बता देता हूँ। इनर्शियल फ्रेम होने के लिए जरूरी है एक्सेलरेशन का 0 होना, और एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही केस में 0 है, वो है आपका बी केस। ठीक है, बी वाले केस में एक्सेलरेशन 0 है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। ये क्वेश्चन तो आपने ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, क्लास 10 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एन आर्मी व्हीकल ऑफ मास 1000 kg is moving with a velocity of 10 meter per second is acted upon by a forward force of 1000 Newton due to the engine and retarding force 500 Newton due to the friction। मतलब 1000 न्यूटन तो इंजन दे रहा है और 500 न्यूटन का उस पर रिटार्डेशन लग रहा है। 500 न्यूटन का उस पर क्या लग रहा है? रिटार्डेशन। तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स एफ नेट कितना हो गया भाई? 1000 में से माइनस कर देंगे किसको? 5000 को, तो कितना बचेगा आपका? 5000। अब एक बात बोला है तो आप उसका ए निकालो ना, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो निकालो जरा एक्सेलरेशन, कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई साथ में, ठीक है, जब आप क्लास देखते हो। तो ये हो जाएगा 5000 और मास कितना है उसका? मास कितना है? 1000, तो 1000, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका ये? 1000, सॉरी यहाँ पर 5000 नहीं आएगा, मैंने गड़बड़ कर दी। वो 1000 में से 500 माइनस करना था, सॉरी। मैं इसको सही कर देता हूँ, इसको हम सही कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1000 में से 500 माइनस करना था, 500 बचेगा। ये बेटे 500 है, तो 500 अपॉन 1000, तो ये कितना हो गया? 1/2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ए आपको मिल चुका है। अब ए मिल चुका है तो वी पूछा है उसने आपसे कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाओ यहाँ पर। तो v u कितना है शुरुआत में? इनिशियल वेलोसिटी है 10, तो इनिशियल वेलोसिटी 10 हो गई। एक्सेलरेशन कितना है? हाफ आया। और t कितना हो गया आपका? 10। तो कितनी बार कट गया? 5। तो कितना हो गया? 10 और 5 15 हो जाएगा। 10 + 5 कितना हो जाएगा आपका? 15 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया, ठीक है। सी इसका सीधा सीधा ऑप्शन होगा, 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ अ मैन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट एंड व्हेन इट मूविंग डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक व्यक्ति का लिफ्ट में बाहर, जब लिफ्ट स्थिर है, तो देखो जब लिफ्ट रुकी हुई है तो उसका वेट कितना होता है? W = mg होता है।
और जब लिफ्ट नीचे जा रही हो, अभी अभी याद करवाया था तुम्हें, जब लिफ्ट नीचे जाती तो क्या होता है, लिफ्ट जब नीचे जाती है तो क्या होता है, डब्ल्यू एम जी माइनस ए होता है, एम जी माइनस ए डब्ल्यू डैश। आपको रेशो दिया गया है, किस किस का रेशो दिया गया है, आपको डब्ल्यू और डब्ल्यू डैश का रेशो दिया है, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश। ठीक है, ये रेशो आपको दे दिया, कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। और अगर लिफ्ट ऊपर जाए तो जी प्लस ए कर देना। ठीक है, चलो रखो इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो जी कैंसिल, देखो एम कैंसिल हो जाएगा, जी अपॉन जी माइनस ए इज इक्वल टू 3/2। सॉल्व करो इसे, कितना हो गया सॉल्व करके, 2g इज इक्वल टू 3g। ठीक है, माइनस कितना 3a, आपसे a का वैल्यू पूछा है तो 3a इज इक्वल टू जी आ जाएगा, और a इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, g/3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो a इज इक्वल टू g/3, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये बात याद रखना, इस चीज़ को जो है गलत मत करना, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सीधे सीधे याद करो जो जो बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, 13 को आराम से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। क्या कह रहे हैं कि द एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विद स्पीड 250 मीटर पर सेकेंड एज इट पेनिट्रेट इनटू द वुड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। देखो मैंने बार बार बताया कि ये बुलेट वाला क्वेश्चन बहुत आता है, तो आपको बुलेट को रोक रहे हैं, तो a इज इक्वल टू क्या होता है, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s होता है। पेनिट्रेशन के लिए याद रखेंगे, जब भी बुलेट लकड़ी के अंदर घुसेगा तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे। अब बुलेट क्योंकि फाइनली रुक गया तो v तो 0 हो गया, और शुरुआत में कितना है 250 है, सो 250 250 इंटू 250 हो गया, अपॉन कितना 2s, तो 12 सेंटीमीटर अंदर धंसता है, तो 12 बाई कितना हो जाएगा आपका 100। यानी कि इसको अभी सॉल्व मत करो, इतने रहने दो, ये हो जाएगा 250 इंटू 250, ठीक है, इंटू कितना 100 और अपॉन कितना 24, ऐसे ही रखो इसको। अब चलो मल्टीप्लाई करो उसको, इससे किससे मल्टीप्लाई करो, फोर्स पूछ रहा है ना, तो मास से मल्टीप्लाई करो जल्दी, F इज इक्वल टू एम ए लगाओ यहाँ पर। ठीक है, तो m कितना है 20 ग्राम, तो 20 अपॉन 1000 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई 250 इंटू 250 इंटू 100 सॉरी एक बार अपॉन 24। ठीक है, तो जीरो देखो, जीरो को बैलेंस कर लो, 1 2 3 जीरो गई, 1 2 3 जीरो चली गई। सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आएगा 5.2 इंटू 10⁻³ आएगा, गुणा कर मल्टीप्लाई करके 5.2 इंटू 10⁻³ आएगा ये आंसर। ठीक है, तो डी होगा इसका आंसर, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी किया हुआ है, इस वजह से जो है मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 5.2 इंटू 10⁻³ होगा इसका सीधे सीधे सही जवाब। ठीक है, चीज़ों को समझा करो, और समझ के चीज़ें करोगे तो ज़्यादा जल्दी आपको समझ में आएगा, चीज़ें बहुत आसान लगेंगी फिर आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, 14 कह रहा है कि अ स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच टू द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट, एक लिफ्ट से जोड़ दिया गया है। अ मैन हैंग्स हिज बैग ऑन द स्प्रिंग एंड स्प्रिंग रीड 49। ठीक है, व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी, लिफ्ट जब रुकी हुई हो तो W इज इक्वल टू mg दे रखा है, और कितना दिया हुआ है 49 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, इफ द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद द एक्सेलरेशन ऑफ 5 द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी, तो स्प्रिंग बैलेंस होगा W डैश हो जाएगी उसकी रीडिंग, यानी कि स्प्रिंग बैलेंस वेट को ही तो मेजर करता है, भार को ही तो मापता है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस भार को मापता है, तो W डैश कितना हो जाएगा, अभी बताया था जब लिफ्ट नीचे आए तो क्या होता है mg माइनस ए हो जाता है, तो डिवाइड कर लो इनको, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, W डैश अपॉन W कर लो, कितना हो जाएगा mg माइनस ए अपॉन कितना हो जाएगा ये आपका 40, ये हो जाएगा आपका mg आपको 49 दिया हुआ है, तो या एक काम करो m से m कैंसिल कर लो ना, यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा, और आसानी से जो है इसका वैल्यू निकाल लो, g माइनस ए आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलो करो, इसका कितना आएगा आंसर, कितना आएगा जल्दी बताओ। ये हो जाएगा W डैश अपॉन W, g कितना बोला है 10 लेने को, बोल 10 ले लो g, और एक्सेलरेशन कितना है 5, तो ये बचेगा 5
अपॉन कितना बचेगा आपका, ये नीचे 10, ये बचेगा 1/2, 1 बाई कितना आपका बचेगा 2। ठीक है, अब बताओ कितना आएगा आंसर, जल्दी बताओ, सॉल्व कर लिया है तो जल्दी बताओ कितना आएगा। ठीक है, W डैश आ जाएगा 49/2, सॉल्व जल्दी क्या करो, लगभग 24 के करीबन आएगा ये। ठीक है, 24 न्यूटन के करीबन आएगा आपका आंसर ये। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि रॉक ठीक है भाई, बेकार और सही कुछ नहीं होता, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। इफ अ पर्सन विद अ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, एंड अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम इट गोज अप and in an aeroplane, then the reading of the weight of the body as indicated by the spring balance will be। ठीक है, स्प्रिंग तुला से लटका हुआ कोई पिंड, एक व्यक्ति ऊपर की ओर उठते हुए हवाई जहाज में बैठे हैं, तब स्प्रिंग तुला द्वारा दर्शाए जाने वाले पिंड का भार क्या होगा। देखिए एरोप्लेन और लिफ्ट का जो केस होता है ना, उस केस में थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि लिफ्ट आपकी बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं जाती। ठीक है, तो जो जी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, एरोप्लेन की, जब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, एरोप्लेन की जब हम बात करते हैं, तो उस एरोप्लेन के केस में हम क्या स्टडी करते हैं कि जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तो सबसे पहले तो क्या होगा, आपका जी आपका +a होगा, लेकिन एक हाइट ऐसी आएगी जिस हाइट पर जी का वैल्यू भी डिक्रीज होना शुरू होगा। तो आंसर आएगा फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। ठीक है, ठीक है, तो आंसर आएगा आपका फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझो। देखो लिफ्ट वाले केस में और इस केस में अंतर होता है। लिफ्ट बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं पहुंचती। ठीक है, लिफ्ट जो है बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, और जो आपका एरोप्लेन है उसका केस अलग है, क्योंकि वहाँ हाइट वो बहुत ज़्यादा अचीव करेगा। तो पहले क्या होगा, पहले mg+a, क्योंकि g ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा लो हाइट पे, लेकिन जैसे जैसे एरोप्लेन ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो g का वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो वेट जो है ना, वेट पहले इंक्रीज होगा और बाद में फिर डिक्रीज होना शुरू होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 16, समझ के पढ़ो, भागम भाग नहीं करना है। भागम भाग करेंगे तो कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg फॉर 10 सेकेंड, चेंज इन इट्स मोमेंटम। मोमेंटम में आपको चेंज कर पूछा गया है। 10 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है 20 किलोग्राम की बॉडी पर और 10 सेकंड के लिए उसमें काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोमेंटम होता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम, वो किसके इक्वल होता है बेटे, वो इम्पल्स के बराबर होता है। इम्पल्स को हिंदी में कहते हैं हम लोग आवेग। तो ये आपकी आवेग संवेग प्रमेय है। कौन सी प्रमेय है, आवेग संवेग प्रमेय है। तो जो डेल्टा पी होगा आपका, वो होता है आपका फोर्स इनटू टाइम, F इंटू डेल्टा टी। तो कितना फोर्स लग रहा है उस पर, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने टाइम के लिए काम कर रहा है, 10 सेकंड के लिए काम कर रहा है। तो भाई सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। मास का बेटा यहाँ कोई रोल नहीं होगा, ये जो 20 kg दिया है इसका कोई रोल नहीं होगा। तो बी होगा आपका सीधा सीधा जवाब। ठीक है, बी इसका जो है सीधा सीधा आपका सही जवाब होगा। बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए यार आसानी से समझिएगा।
कैसे कैसे चीज़ों को करना है आसानी से आप समझते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं जो है, चलिए आगे बात कर लेते हैं फटाफट। 1 मिनट है। ये रॉकॉन भाई साहब जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, चलो ठीक है, आगे बढ़िएगा फटाफट, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे शरारती तत्व होते हैं समाज में, ऐसा चलता रहता है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अ प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। एक बच्चे ने पूछा था किस हाइट तक घटेगा। बेटे जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो जी तो डिक्रीज ही होता रहेगा। 150 ग्राम मूविंग एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इफ द कैचिंग प्रोसेस be completed in 0.1 second, the force blow exerted by the ball on the hands of the player is। एक क्रिकेट खिलाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की दर से एक गतिशील 150 ग्राम की गेंद को पकड़ता है। यदि गेंद को पकड़ने में लगा समय 0.1 सेकंड हो तो खिलाड़ी के हाथों पर लगाया गया बल क्या होगा। देखिए आपको जो है सिंपल सी बात यहाँ समझनी होगी कि आपसे जो सवाल पूछा गया है वो आपको टाइम एक तो सबसे पहले आपको टाइम दे दिया यहाँ पर, तो डेल्टा टी आपको दे दिया कितना 0.1 सेकेंड आपको दे दिया है। कितना दिया है 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो आपको दे दिया सबसे पहले यहाँ पर कितना 0.1 सेकेंड आपको दे दिया। क्लियर हो गया। दूसरी बात, आप सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम निकाल लें। यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम निकाल लीजिए, क्योंकि चेंज इन जब तक आप चेंज इन मोमेंटम नहीं निकालेंगे तब तक आप फोर्स नहीं निकाल पाएंगे, इम्पल्स नहीं निकाल पाएंगे। तो चेंज इन मोमेंटम देखिए, क्योंकि जब आप बॉल को पकड़ रहे हैं तो उसका फाइनल वेलोसिटी आप 0 कर रहे हैं। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा आपका एम वी माइनस आपका यू हो जाएगा। तो मास कितना है बॉल का मास आपको दिया है कितना 150 ग्राम दिया गया। तो 150 और डिवाइड करेंगे किससे 1000 से डिवाइड कर लें, ये 0 हो गया। और u कितना दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी 20, तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। अब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये कहती है कि जो आपका j होता है, j वो डेल्टा p के बराबर होता है, लेकिन जो j होता है वो f इंटू डेल्टा टी होता है। हमारा कितना होता है f इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो सीधी सीधी बात हो गई कि डेल्टा पी आपका 3 आया। ठीक है, एफ आपको निकालना है, डेल्टा टी आपको दिया हुआ है 0.1। ठीक है, तो भाई 0.1 को आप डिवाइड में ले जाओगे। ठीक है, तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा कितना 30 न्यूटन। सो 30 न्यूटन आपका जो है सही जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करें। ये सब न्यूटन सेकेंड लॉ ही तो चल रहा है, न्यूटन का सेकेंड लॉ है ये। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए अगला सवाल देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि रॉकेट प्रपल्शन इज एसोसिएटेड विथ। रॉकेट नोदन संबंध रखता है किससे। अब देखिए रॉकेट जो प्रपल्शन है वो काम करता है, किस पर काम करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है। किस पे काम करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे, एक्शन और रिएक्शन। चलिए आगे बात करते हैं, एक्शन और रिएक्शन हम लोग इस चीज को कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। आप लोग ना बच्चे चैट पे ध्यान मत दिया करो। चैट पे अगर आप ध्यान दोगे तो मेन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो चैट पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो जब पब्लिकली कोई प्लेटफॉर्म होता है तो उस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर कर आप किसी को कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, अब अगर आप इतना ही ज़्यादा आपने रिसर्च किया, किसी टीचर के बारे में एनालिसिस किया है कि नहीं ये टीचर तो बहुत ख़राब है, तो भी पब्लिकली क्यों फिर अपनी आइडेंटिटी हाइड करके क्यों बोल रहे हो। आप नॉर्मल आओ।
ठीक है, और एंड इट्स अ ओपन चैलेंज, ठीक है, आइए और आप चेक कीजिए कि टीचर को, ठीक है, यहाँ कोई दंगल नहीं चल रहा है, ये कोई जंग नहीं है कि हम ज़्यादा अच्छी तलवारबाजी कर लेते तो हम अच्छे। भाई शिक्षक शिक्षक होता है, टीचर टीचर होता है। एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाला टीचर जो बच्चों को गिनतियाँ सिखाता है वो भी आपका एक टीचर है। और मैं तो मानता हूँ कि जेईई एडवांस को पढ़ाने वाला टीचर से ज़्यादा क्रेडिट हमें किसे देना चाहिए? जिसने हमें गिनतियाँ याद कराई, जिसने हमें पहाड़े याद करवाए, ठीक है, वो टीचर सबसे अच्छा है, ठीक है, उसको क्रेडिट, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मैं उसी को बोलता हूँ। भाई एक 4 साल के बच्चे को वो बताता है कि बच्चे 5 × 2 10 होता है, कैसे होता है, उंगलियों पे सिखाता है, तो वो है ना अच्छा टीचर। अभी सर्टिफिकेट बांटने जो है आप निकले हो, ठीक है, दिस इज़ बेस्ट टीचर, दिस इज़ नॉट बेस्ट, तो ये सब बातों पे ध्यान मत दो। एक दो आता है कोई और फिर वो बोल के चला जाता है, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो मंजिल को ध्यान से आप एकाग्रता से देखते रहो, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ठीक है। जितना कम डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में होगा आप अपने गोल को उतना ही अचीव कर लोगे। और एक चीज़ याद रखना, जिसका क्रिटिसिज्म नहीं होता इसका मतलब वो आदमी पूरी तरह गलत है, ठीक है। अगर आदमी सही है तो उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे लोग, ठीक है। भाई आलोचना भी उसी की होती है जिसके अंदर काबिलियत होती है, जिसके अंदर काबिलियत नहीं होती उसकी आलोचना भी नहीं होती, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फालतू में एक लेक्चर देना पड़ा मुझे। आगे क्या कह रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। न्यूटन की गति का तृतीय नियम किस चीज़ के संबंध में है? तो कंजर्वेशन ऑफ क्या है, मोमेंटम को बताएगा या एंगुलर मोमेंटम को बताएगा, एनर्जी को बताएगा या मास को बताएगा? जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर को बताएगा न्यूटन का तीसरा, न्यूटन का थर्ड लॉ। अभी एक्शन और रिएक्शन लॉ तभी वैलिड होता है जब न्यूटन ने कहा था कि कंजर्व रहे, ठीक है, कंजर्व रहे, ठीक है। क्या कंजर्व रहे? मोमेंटम कंजर्व रहे, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम स्टार्ट्स मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर when hit by a force which act on it for 0.1 second, the impulsive force is। impulsive force आपसे पूछा गया है, तो कुछ मत करो, इसमें m दे रखा है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपको m दे दिया, यहाँ पर m कितना दे दिया? m दे दिया आपको 150 ग्राम आपको दे दिया, ठीक है। तो 150 ग्राम आपको दे दिया है। देखो अब आगे समझो, इसने बोला है कि एक एक्सेलरेशन उस पर काम कर रहा है, और कितना एक्सेलरेशन काम कर रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर काम कर रहा है। अब 0.1 सेकेंड के लिए ही काम जो है फोर्स लगाया जा रहा है। तो अब ये कह रहा है कि इम्पल्सिव फोर्स, देखो इम्पल्सिव फोर्स का मतलब है इम्पल्स निकालना आपको, ठीक है। इम्पल्सिव फोर्स का मतलब है कि आपसे सीधा सीधा क्या पूछ रहा है, वो इम्पल्स पूछ रहा है। तो आप एक काम करो, फटाफट एक काम करो भाई, सबसे पहले आप जो है इसका चेंज इन मोमेंटम निकाल या फोर्स निकाल दो जरा, कितना फोर्स होगा। तो फोर्स क्या होगा, F = ma से निकालो फटाफट। m कितना हो गया आपका 150, ठीक है। और क्योंकि बेटे ग्राम में है तो इसको 1000 से डिवाइड करना ना भूलें, और a कितना है आपका 20 है, ठीक है। अब इसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देना किससे, डेल्टा t से। तो इम्पल्स J = क्या होगा, F × डेल्टा t हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखो सॉल्व करेंगे तो मैं ऊपर से इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये 0 कैंसिल कर देता हूँ। तो 15/10 इंटू कितना 0.1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताइए आंसर आपका, ठीक है क्या? अच्छा 2 इसमें रह गया है, 2 यहाँ पर छूट गया है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1 पॉइंट कितना आपका, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो लगभग आंसर आपका 0.3 के करीबन आएगा आंसर। कितना आएगा आपका 0.3 के करीबन आंसर आएगा। चलो आगे बढ़ो, आप जल्दी से आगे बढ़ते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं अब, है ना। चलो स्पीड बढ़ाते हैं अब, इसे सॉल्व करके आगे चलो। अब 21 पे चलो। अ बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट
मस्ट हैव कांस्टेंट, एक वस्तु का संवेग नियत है। एक बात बताओ, डेल्टा पी अगर जीरो है, सॉरी डेल्टा पी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फोर्स कांस्टेंट है ना, फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कांस्टेंट है, त्वरण कांस्टेंट है तो v कितना है आपका, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर a आपका कांस्टेंट है तो डेल्टा v में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कौन, तो कह रहे हैं निम्न में से कौन सी राशि नियत रहेगी, तो कौन सी राशि नियत रहेगी बताओ जल्दी एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, एक मिनट बेटे, यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया, तो इसको दोबारा समझ लेते हैं। चलो दोबारा समझो, उसने बोला कि संवेग नियत है तो F इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा पी कांस्टेंट है तो डेल्टा पी कांस्टेंट है, सॉरी पी कांस्टेंट है क्योंकि वस्तु का संवेग नियत है, पी कांस्टेंट है तो पी कांस्टेंट तो डेल्टा पी कितना हो गया, जीरो। तो फोर्स आपका कितना हो गया, जीरो। फोर्स अगर जीरो है तो आपका एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो v क्या है आपका, कांस्टेंट है। इसको इस तरह समझना था, वो सॉरी मैंने उसको जो है मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम उसे ले लिया, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ मोमेंटम कांस्टेंट है। तो संवेग के नियत होने से संवेग परिवर्तन शून्य होगा, जिससे कि बल शून्य होगा। बल अगर शून्य है तो त्वरण शून्य है, और त्वरण के शून्य होने से हम कह सकते हैं कि वेग यानी कि वेलोसिटी आपकी नियत होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, द मोशन ऑफ अ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। रॉकेट की गति किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो वहां पे संरक्षण क्या होगा, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम है और न्यूटन का थर्ड जो लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ आपका लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड है, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा सी, जो है रैखिक संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम। आगे बढ़ेंगे फटाफट, क्वेश्चन नंबर 23 पे चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पे बोला है, रॉकेट इंजन्स लिफ्ट अ रॉकेट फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज हॉट गैस विद हाई वेलोसिटी। रॉकेट का इंजन रॉकेट को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है क्योंकि रॉकेट से अत्यधिक वेग से निकलने वाली जो गर्म गैसें हैं वो क्या करती हैं, बताइए जल्दी से बताइए। पुश, ये देखो सी ऑप्शन देखो जल्दी से मिल रहा है आपको, रिएक्ट अगेंस्ट द रॉकेट एंड पुश इट अप। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, तो जीके का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आपका जीके का क्वेश्चन हो गया है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, रिएक्ट अगेंस्ट द रॉकेट, ठीक है, एंड पुश इट अप। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अ गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम with a velocity of 30 meter per second. Because of this, the gun is pushed back with a velocity of 1 meter per second. The mass of the gun is, तो रिकॉयल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, ये आपकी गन हो गई। ठीक है, ये आपका बंदूक हो गया। यहाँ पर ये बंदूक बना देते हैं, गंदा बना है कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि भाई यहाँ से एक बुलेट निकली है, मान लो बुलेट m मास की और v डैश से निकली है, m मास की बुलेट निकल गई, तो कैपिटल M मास की गन होगी तो वो v डैश वेलोसिटी से पीछे जाएगी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहेगा m v डैश इक्वल होगा किसके, ये v, इसको v बोलो, m v डैश बराबर होगा किसके, m v के। तो सिंपल देखो, मास पूछा गया कैपिटल M, रिकॉयल आपको 1 दिया हुआ है, बुलेट का मास कितना है, 50 ग्राम की आपकी बुलेट है, तो 50 ग्राम का मतलब हो गया 50 बाई कितना 1000 कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, और इनटू कितना कर दीजिए, कितने गोली किससे निकली है आपकी, 30 से निकली है, 30 से निकली है। तो जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 0 से 1 0 गया, 2 0 ख़त्म करो, तो 5 बाई कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 5 से नीचे करेंगे आपका 2, तो यह आएगा आपका 3/2। 3/2 का मतलब है 1.5 kg, तो 1.5 किलो का बंदूक है भाई, 1.5 किलो का बंदूक है। रॉकेट प्रपल्शन न्यूटन्स के जो है थर्ड लॉ पे काम करता है बेटा, रॉकेट प्रपल्शन, और वहाँ पे मास कंजर्व नहीं होता, वहाँ पे F इज इक्वल टू m dv बाई, आप जो है v
dm/dt आप लगाते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कहा गया है कि न्यूटन्स सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड टू दी कंजर्वेशन ऑफ। न्यूटन गति के द्वितीय और तृतीय नियम द्वारा किसके संरक्षण को व्यक्त किया जाता है। भाई एक ही चीज कंजर्व है, ठीक है, वो है क्या, लीनियर मोमेंटम की हम बात करते हैं। न्यूटन का जो, क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ से आप न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूव कर सकते हो, वो तभी प्रूव करोगे जब आप लीनियर मोमेंटम को कंजर्व मानोगे। ठीक है, चलो आगे समझते हैं हम लोग फटाफट, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 बेटा अगर किसी को कोई डाउट है तो वो नोट कर ले, और जब आप मिलेंगे मुझसे, मुलाकात होगी आपकी, तो आप पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कभी ध्यान नहीं रहता है कि आप क्या पूछ रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपसे पहले सॉरी बोल देता हूँ, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, एक दिवाली रॉकेट है, वो दिवाली रॉकेट इजेक्ट कर रहा है 0.05 kg ऑफ गैस पर सेकेंड एट अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से समझो, आपको पता होना चाहिए कि आपको दिया है dm/dt दे दिया, मास पर यूनिट टाइम दे दिया कि किस रेट से इजेक्ट किया जा रहा है, तो वो दिया हुआ है 0.05, क्योंकि किलोग्राम पर सेकेंड है। अब आपसे बोला है कि फोर्स, आपसे बोला है एक्सेलरेशन फोर्स, यानी कि फोर्स निकालना है आपको। ठीक है, तो त्वरण बल का मान पूछ रहा है, तो F = क्या होता है, F = होता है dp/dt होता है। तो भाई इसको P को क्या लिख देंगे, P को लिख देंगे mv अपॉन कितना हो जाएगा आपका dt। तो v आपका कांस्टेंट है इसमें, तो v, और ये हो जाएगा आपका dm/dt। तो dm/dt आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो v की वैल्यू कितनी है, 400 दी है, और dm/dt दिया हुआ है 0.05, तो ये हो जाएगा 5 × 4, तो मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा, 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 20 न्यूटन विल बी द राइट आंसर, 20 ऑप्शन जो है सही होगा। चलो, माचिस तो यूं ही बदनाम है IMS गुरुजी। अरे भाई आगे पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है अ गन ऑफ मास 10 kg फायर्स 4 बुलेट पर सेकेंड। 4 बुलेट निकलती है 1 सेकेंड में। ठीक है, तो एक बात बताओ, और कितनी वेलोसिटी से निकलती है, 300 मीटर पर सेकेंड से निकलती है, और 20 ग्राम की जो है क्या है, एक बुलेट है। अब आप एक बात बताओ, जब एक बुलेट जाएगी तो कितना मोमेंटम बदलेगी बताओ। एक बुलेट के जाने से मोमेंटम होगा m × v चेंज हो जाएगा। सो 20 ग्राम की बुलेट है तो 20/1000 करो पहले, और 300 से जा रहा है, तो 0 0 0 2 0 खत्म करो, 1 0 ये खत्म करो, तो 1/5 इतना मोमेंटम चेंज होगा किससे, एक बुलेट के निकलने से। अब भाई 1 सेकंड में कितनी बुलेट निकल रही है, 1 सेकंड, तो पर सेकंड कितना मोमेंटम चेंज होगा, पर सेकंड मोमेंटम चेंज होगा, कितने बुलेट निकल रही है आपकी, 4 बुलेट निकल रही हैं। ठीक है, तो 4 बुलेट आपकी निकल रही है, सॉरी ये गलती कर दी मैंने, 6 आएगा, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक, ये 6 आएगा बच्चा, ये वाला 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा आपका 6। चलो, अब 1 सेकंड में 4 बुलेट निकल रही हैं, कितने बुलेट निकल रही हैं, 4। तो अगर 1 सेकंड में 4 बुलेट निकलती हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 6 = कितना, 24। भाई पर सेकंड मोमेंटम में जो चेंज होता है ना, पर सेकंड मोमेंटम में जो चेंज होता है, उसी चीज़ को तो हम फोर्स कहते हैं। तो फोर्स कितना हो गया आपका, 24 हो गया। ठीक है, फोर्स आपका कितना आंसर आ गया, 24 न्यूटन, आपका सीधे सीधे सही जवाब आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है कि 3p और 2p दोनों का रिजल्टेंट कितना है, r है। कह रहा है कि अगर पहले फोर्स को डबल कर दिया जाए तो रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है। तो एक काम करो, देखो आसानी से समझने के लिए इस वाले को a मान लो, और इसे क्या मान लो आप, b मान लो। ठीक है, तो आसानी से देखो, पहले देखो रिजल्टेंट r का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और प्लस कितना, 2ab cos थीटा। ठीक है बच्चा, अब उसने बोला जब a को डबल कर दिया तो रिजल्टेंट भी डबल हो गया, तो ये हो जाएगा 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, a को आपने डबल कर दिया तो 4a का स्क्वायर, और प्लस b तो b रहेगा, b का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4ab cos थीटा हो जाएगा। अब आप दोनों को सॉल्व करो,
ऊपर वाले से r का वैल्यू डालो इसमें, तो कितना हो जाएगा 4a का स्क्वायर। देखो मैं ये वाली वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ बच्चे, ठीक है, 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर और प्लस कितना 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा यहाँ पे, 8ab cos थीटा, और ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 4ab cos थीटा। आप इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद जो cos थीटा आएगा ना आपका, वो cos थीटा आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सॉल्व करके, यह आएगा -3b अपॉन 4a, -3b अपॉन 4a। अब ध्यान से समझो, अब आपको b कितना दिया गया है, b तो आपको 2p दिया गया था, b कितना था आपका 2p, और a कितना दिया हुआ था, a आपको दिया था 3p, a दिया था आपको 3p। तो सॉल्व करें, p से p कैंसिल हुआ, देखो 3 से 3 कैंसिल हुआ और 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हुआ, तो cos थीटा आपके पास कितना बचा, cos थीटा बचा आपके पास -1/2। अब cos थीटा -1/2 कब होता है, cos थीटा 1/2 होता है 120 डिग्री के लिए। तो ये था जो है बहुत अच्छा सवाल, जिसमें आपको थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत थी कि आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, फटाफट आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 2 बॉडीज ऑफ मास 3 kg 4 kg आर सस्पेंडेड। देखो पुली वाले केस में तो बहुत आसानी से मैंने आपको एक चीज़ याद करवाई थी कि जब भी पुली पे कोई चीज़ लटक रही हो, यहाँ लटक रहा है कितना 3 किलो, इधर 3 किलो लटक रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन लटक रहा है, दूसरी तरफ आपका 4 किलो लटक रहा है। कितना लटक रहा है, 4 किलो। हमेशा याद रखो कि 4 किलो वाला ज़्यादा है 3 किलो, तो मैंने आपको बताया था अनबैलेंस फोर्स 4 - 3 अपॉन टोटल मास, टोटल कितना होगा 4 और 3 7, और इनटू कर दीजिए जी। ये एक्सेलरेशन निकालने का तरीका, सबसे फास्ट तरीका यही है, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स देखो, एक तरफ 4 है एक तरफ 3 है, एक पलड़े में 4 एक पलड़े में 3, 4 - 1 और टोटल से डिवाइड कर दो 7 इंटू जी, तो कितना आएगा आंसर g/7 हो जाएगा। g/7 सॉल्व करके कितना आ रहा है, ठीक है, कितना लगभग आपका आएगा 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 30 बहुत आसान है। 30 की वैल्यू लिखो पहले, कौन किसकी वैल्यू कितनी है। देखो इसकी वैल्यू है आपकी कितनी 40 न्यूटन, 40 न्यूटन है। किसकी वैल्यू दे रखी है 40 न्यूटन, T3 की वैल्यू आपको 40 न्यूटन दे दी, 40। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 किलो। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6 किलो, और ये कितना दिया हुआ है 4 किलो। सबसे पहले आप निकालो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, A इज इक्वल टू, कैसे निकलता है, A इज इक्वल टू टोटल जो फोर्स लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो 40 न्यूटन। 40 न्यूटन वो फोर्स है जो उसको मोशन में लेके आएगा, और पूरे सिस्टम का मास कितना है 6 4 10 और 10 20, यानी कि एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पूरा सिस्टम जा रहा है कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जिस चीज़ की वैल्यू तुम्हें निकालनी है T1 T2 T3, ये देखो किसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें वैल्यू निकालनी है किसकी, T2 की। तो यहाँ T2 पे लाइन बना दो, ऐसे T2 पे लाइन बनाओ जल्दी से, ऐसे T2 पे ऐसे लाइन बनाओ। अब T2, अब देखो बॉडी किधर जा रही है, बॉडी जा रही है राइट साइड, तो तुम T2 के लेफ्ट साइड देखो क्या क्या बचा। T2 के लेफ्ट साइड बचा एक 10 किलो, T2 के लेफ्ट साइड क्या बचा, एक बचा 10 किलो और एक बचा आपका कितना 6 किलो। अब भाई T2 भी एक फोर्स है, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T2 से पहले देखो क्या क्या बचा है, 10 बचा है और 6 बचा है, 10 + 6 एक्सेलरेशन कितना सिस्टम का 2, ठीक है, यानी कि 16 इंटू 2, 16 दूनी कितना आ गया 32। ये आपका बहुत आसान तरीका होता है क्वेश्चन को निकालने का। इक्वेशन के चक्कर में पड़ोगे तो भाई आंसर बहुत देर में आएगा। ठीक है, 32 न्यूटन होगा इसका आंसर। ठीक है, देखो अगर आप ऐसे इक्वेशन बना के करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, आपको मैंने तरीका बताया, उस तरीके पे काम करो। पहले पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लिया करो। ये देखो कि कौन सा फोर्स सिस्टम को चलाएगा, तो 40 न्यूटन फोर्स सिस्टम को चलाएगा, और टोटल सिस्टम का मास कितना है 20, तो 2 आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब जो आपको वैल्यू चाहिए वो लाइन बना दो वहाँ पर। अब जिधर सिस्टम जा रहा है ना उसके अपोजिट देखो,
अगर सिस्टम राइट जा रहा है तो लेफ्ट देखो क्या बचा, तो लेफ्ट में बचा 10 और 6, 10 और 6 हुआ 16, और कितना है उसका एक्सेलरेशन 2, तो 10 6 16, 16 दूनी 32, सीधा सीधा आंसर आएगा डी। ठीक है, आप इसको इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, लेकिन वो लगेगा आपका, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करो। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 31, इसको भी जल्दी उड़ाओ यार। ये तो अभी बताया पुली वाला कैसे करते हैं। पुली वाले में बस कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि बड़ा कौन, ये है 10 और ये कितना है 5, ये 10 है और ये कितना है 5, तो भाई इनका गैप कितना हो गया, ये हो जाएगा 10 माइनस 5, और टोटल कितना हो गया 15, इंटू कर दो जी। पुली के केस में तो ये सिंपल होता है एक्सेलरेशन निकालना, तो ये कितना हो गया 5/15 इंटू जी, तो 5 3 15 हो गया, तो आंसर आ गया g/3। g/3 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, g/3, ठीक है राइट ऑप्शन, ये आपका जो है जल्दी से आप इसको निकाल सकते हैं, g/3 आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में बोली, देखिए क्या बोला है, अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली कनेक्टेड टू ब्लॉक ऑफ m1 m2 इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज g/8। तो देखो मान लेते हैं कि m1 बड़ा है किससे, m2 से, और ये पुली पे लटक रहा है, ऐसे पुली पे लटक रहा है, ऐसे लटक रहा है पुली पे। ठीक है, गौतम कह रहे हैं इट्स अ ग्रेट ट्रिक। ठीक है, आई डोंट बिलीव इन अ ट्रिक, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर शार्प देन यू कैन मेक एनी ट्रिक विद योर सेल्फ। ओके, सो सभी के सब कह रहे हैं कि इक्वेशन से भी कर दो। क्यों करें भाई, इक्वेशन से आंसर निकालना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इक्वेशन से करना है तो बाद में सीख लेना मुझसे, हैं मैं करके दिखा दूंगा। तो मान लिया कि m1 बड़ा है किससे, m2 से। ठीक है, m1 बड़ा है किससे, m2 से, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, मैंने अभी बताया आपको, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला डिवाइडेड बाय कितना, दोनों का सम m1 प्लस m2, और इनटू कितना कर देंगे g। तो ये तरीका मैंने आपको बताया था। ठीक है, और ये बताया था मैंने आपको। और अब आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि जो a का वैल्यू है वो आपका g/8 है। रखो यहाँ पे g/8, फटाफट रखो g/8 रखो एक ही जगह पे, तो g/8। ठीक है, g/8 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन कितना, m1 प्लस m2, और इंटू कितना g से g कैंसिल करो। अब रेशियो पूछा है आपसे m1 m2 का, तो 1/8, एक काम करो m2 कॉमन ले लो यहाँ से, m1 अपॉन m2 प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी -1, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा m1 अपॉन m2 प्लस 1 m1 अपॉन m2 को x ले लो, x -1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/8। सॉल्व करो फटाफट, 8x माइनस 8 इज इक्वल टू x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 9। ठीक है, 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9/7। सो 9/7 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, चलिए, सो 9/7 इज द राइट ऑप्शन, 9/7 होगा इसका सही जवाब, 9/7 आप निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ो, फटाफट आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, 39 क्वेश्चन देखिए, 33 सॉरी। देखिए इसमें बोल रहा है कि ये ब्लॉक आपका इस तरह से रखा हुआ है, टिका हुआ है, तो मैंने आपको बताया था इस डायरेक्शन में कौन होता है हमेशा, इसमें होता है mg cos थीटा। ठीक है, और mg sin थीटा होता है इधर की तरफ। अब क्योंकि ब्लॉक आपका रुका हुआ है, ब्लॉक आपका इक्विलिब्रियम में है, तो t किसके बराबर होगा, t होगा mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा। सो t इज इक्वल टू mg sin कितना थीटा। ठीक, सो t इज इक्वल टू, अब mg कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, g ले लो 10, ये 15 का 16 क्यों बना दिया मैंने। चलो ये हो जाएगा आपका कितना 15 इंटू जी हो गया 10, और साइन थीटा कितना हुआ 1/2। कटो इसे, कितना हो जाएगा 15 इंटू 5 कितना आ रहा है। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 75 न्यूटन इज द राइट ऑप्शन, 75 आपका सही होगा। ठीक है, बिल्कुल शक्ति बैच का जो है प्रोवाइड करवा देंगे नोट्स। चलो तो 75 आएगा आपका सही ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन।